राइजिंग पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो इस वक्त मैं और रेबेका आपके लिए सजा के लाए हैं, जिसमें हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर माहीन ने, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, यानी कि जानवरों की माहिर डॉक्टर हैं। और आज का टॉपिक तो बहुत से लोगों के दिल को जाके लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की रियलिटी है। पाकिस्तान जो कि एक ज़रूरी मुल्क है, लाइफ स्टॉक के बिजनेस में बहुत लोग हैं बड़े छोटे स्केल के ऊपर। तो आज हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। वो डॉग्स वाला सेगमेंट और तोतों वाला तो आपका सुपर हिट गया है। Oh, really? इतना उसका फीडबैक आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस पर्सनली मुझे खुद लोगों ने अप्रोच किया है। दे वर लाइक मुझे ये इशू है, हम इसको कैसे टैकल ऑन करें, और द थिंग्स आर गोइंग सो वेल। और आई एम सो ग्लैड कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी वाज हैविंग द पैरट्स और शी वाज लाइक यार मुझे तो पता नहीं था ये सब कुछ भी करना होता है। एंड आई एम कीपिंग पैरट्स फॉर गुड 10 years नाउ। तो वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इतनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, एंड दे आर लर्निंग सो मच एंड दे आर मेकिंग लाइफ ऑफ एनिमल्स बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद भी यही है इस सेगमेंट का। अच्छा, आज आप बात करने जा रही हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो ओवरऑल एक व्यू दे दें उसको, उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली देखें, ऐसा है कि फार्मिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुशअप मिलता है। ठीक है, पास्ट में असल में थोड़ी सी ट्रेंड चेंज हो गए, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है। पहले ज़माने में शायद हमें पता हो, जब बहुत छोटे थे तो हर घर में कोई ना कोई जानवर होता था, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुर्बानी पे जानवर खुद पाल रहे हैं, वो इसी बात कर लिया। मुर्गियाँ तो होती, दैट वाज मैंडेटरी पार्ट ना। लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गई है तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कोई घर में एक कैटल या बफलो, एक बकरी या मुर्गियाँ हर वक्त रखे। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द फार्मिंग, क्योंकि पर कैपिटा जो है हमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। गोश्त का, अंडों का, दही का, दूध का, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो मौजूद नहीं होंगी तो हम मैल नरिशमेंट की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए फार्मिंग जो है इट्स अ बेसिक आइडिया, जिसके अंदर कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली जो है वो एक आइडिया जनरेट किया गया है। ऐसे एनिमल्स को स्पेशल कंटेन एनवायरनमेंट में रेयर किया जाता है जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन ऑप्टिमम लेवल पे अचीव की जा सके। और ये फार्मिंग जिनकी की जाती है, चाहे वो गाय भैंस है, चाहे मुर्गी है, मछली है, बिल्कुल इनके अंदर भी बीमारियां आती हैं। इनके अंदर भी बीमारियां और इनमें बीमारियां तो बड़ा खतरा ये होता है कि वो फिर पूरा का पूरा आपका फ्लॉक आपका जो है, बिल्कुल आपकी पूरी खेप, पूरा का पूरा हर्ड जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि फार्मिंग मैनेजमेंट। आप कुछ स्लाइड्स भी लेके आई हैं, हम चाहेंगे बिल्कुल हम चाहेंगे कि वन बाय वन हम सब स्लाइड्स पे जाएंगे और साथ साथ डॉक्टर माहीन आपको उनके बारे में बताती रहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले सो दिस इज द डेयरी फार्मिंग, वन ऑफ द मेजर फार्मिंग इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हमें गोश्त भी चाहिए, हमें दूध भी चाहिए, दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें डेयरी फार्मिंग से ही मिलते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी हैव सच अ बिग स्केल कमर्शियल फार्म्स नाउ, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स आर रेयरिंग ऑन वन सिंगल फार्म। और ये कैटल्स तो मतलब कुछ पाकिस्तान की अपनी यहाँ के देसी ब्रीड्स भी हैं और कुछ बाहर से भी इंपोर्ट। बिल्कुल, जैसे देसी ब्रीड में अगर आप साहिवाल की बात करें, और बहुत अच्छे तरीके से साहिवाल रेयर की जा रही है। वन फैक्टर विच इज़ वेरी अमेजिंग, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से जो साहिवाल है उसको इंपोर्ट करता है और उसको फर्दर इंप्रूव करता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करता है, और उसकी मिल्क प्रोडक्शन पहले से कहीं ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसका मतलब हमारी जो साहिवाल ब्रीड है उसका पूरी दुनिया में एक नाम है, बहुत नाम है। खैर जब हम उसको डिटेल में बात करेंगे डेयरी फार्मिंग पे, उसमें हम जरूर बात करेंगे। दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू नो कि हमारे अपने जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन इसके अलावा आप क्रॉस ब्रीड ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिस इज़ द नाउ मिल्किंग पार्लर, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ना बीमारियों की, तो जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, खासतौर पे कैटल्स, गाय जो होती है या भैंस होती है, उसके अंदर एक खास इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मिल्क इन्फेक्टेड हो जाता है। अच्छा। जिसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं। अडर में इन्फेक्शन हो जाना, थनों में इन्फेक्शन हो जाना। तो बजाय इसके कि कोई बैठ के उसको हाथ से अब जो है वो दूध धोता रहेगा, दूध निकालेगा, नाउ दिस इज अ प्रॉपर सेटअप जिसके अंदर मिल्क पार्लर्स होते हैं, कैटल्स खुद चल के जाती हैं, मशीन्स पे लगती हैं, वहाँ पे उनको फोडर ऑफर किया जाता है। अपने पसंद का खाना खा रही हैं, साथ साथ दूध जो है वो मशीन निकाल रही है, दूध पाइप्स के थ्रू बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो कंटेनर्स में जा रहा है। और ये पार्लर्स जो है अब ये पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनली यूज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये मौजूद हैं, ये यूज़ हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आई विल से कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग को इम्प्रूव करने का। तो इस तरह के बिजनेस में तो डॉक्टर माहीन आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, क्योंकि यंगस्टर्स जो आ रहे हैं नए डॉक्टर्स बन के, तो इस तरह के बिजनेस में मेरा ख्याल है हर जगह पे एक दो डॉक्टर्स का होना भी जरूरी होता है। बल्कि तो उसी मैं आपको बात बताऊं कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाती है कि जो फीड है, देखिए हम आपने दूध ज़्यादा लेना है तो उसमें ऐसा फूड ऑफर किया जाएगा जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक। तो एक स्पेशल न्यूट्रिशनिस्ट उसके ऊपर हायर होगा,
ठीक है, एक हेल्थ मैनेजमेंट पे चला जाएगा, एक सिर्फ मिल्क पार्लर के अंदर ही स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो उसका हाइजीन का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर उसके अंदर मशीनिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, एक फ्लॉक जाता है, दूसरा आ रहा है, उससे पहले सारा कुछ वॉश होगा, मशीन्स विल बी वॉश एंड देन यू विल यूज इट ऑन अदर एनिमल। प्योर करने का, ये सफाई का जो है बहुत ख्याल रखा जाता है। खासतौर पे मुझे अच्छा लगा आपने जो खाने की बात की है कि अगर जानवर जो है वो खुद अच्छा उसका खाना होगा, जो खुराक होगी, तो ही उसका दूध जो है वो हेल्दी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी बहुत बड़े स्केल के ऊपर, जिस तरह मिल्किंग पार्लर्स जो है, लेकिन जो एक आम हमारा लाइफ स्टॉक, कोई एक किसान है गांव देहात में, 2 भैंसें रखी, 3 बकरियां रख ली, 5 बकरियां रख ली, उनके बारे में कोई 1-2 टिप्स दीजिए कि उनको उनकी हाइजीन और उनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बारे में तो सिर्फ हम यही कहते हैं कि सफाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर जहाँ पे भी आपने एनिमल्स को रखा है उसकी जो फ्लोरिंग है वो प्रॉपर कंक्रीटेड हो, या अगर मिट्टी है तो प्रॉपर क्लीन मिट्टी हो, आप उसे दिन में एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा साफ़ करें। अगर गोबर वहाँ पे पड़ा रहेगा और गाय वहीं पे बैठ रही है और वहीं से दोबारा उसके थन गंदे हो रहे हैं और आपने उसको अच्छी तरह वॉश नहीं किया और आपने मिल्क लेने से पहले वॉश किए बगैर मिल्क ले लिया, तो वो इन्फेक्शन है एनिमल के लिए भी, और आप जो दूध ले रहे हैं और जो पी रहे हैं उसमें भी इन्फेक्शन है। तो एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हाइजीन है। बहुत सारी बीमारियाँ हाइजीन से ही ख़त्म हो जाती हैं और कंट्रोल हो सकती हैं। सेकेंड इज़ द फूड, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो आप खिला रहे हैं वही बाहर आएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छा खुराक उसको दें, अच्छा चारा दें, ऑर्गेनिक फूड दें। और एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, फार्मिंग में वी हैव टू बी 6 मंथ्स फॉरवर्ड। अच्छा, आप अपनी मैनेजमेंट में 6 महीना आगे होते हैं करंट प्रैक्टिसेस से। तो अगर अभी विंटर्स हैं तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समर फॉर्डर ऑलरेडी, कि जब समर आएंगे तो मेरा समर का फॉर्डर ऑलरेडी रेडी हो। उस वक्त क्या देना है उसकी तैयारी अभी से करनी अभी से वो रेडी होगा, और उसके बाद जब समर होगा तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बीफ बहुत बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ, स्पेशली इन मुस्लिम कंट्रीज़, जहाँ पे फिर आपको ईद कुर्बान के ऊपर जो है वो जानवर तैयार करना होता है। उसके अलावा वैसे भी जो है बीफ प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, और आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर इट कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे फार्म्स अब स्पेशल बीफ के हवाले से बनना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे लोग बछड़े या कट्टे छोटी एज में लेके रखते हैं और उनको रेयर करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनको रेडी किया जाता है। 2 साल की जब सी उम्र हो जाती है तो उनको फ़रोख्त किया जाता है, और ये स्लॉटर हाउसेस में भी जाते हैं। देयर आर सर्टन कमिटमेंट्स हुई होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं विद स्लॉटर हाउसेस के डायरेक्टली जो है वो हेल्दी मीट पहुँचे वहाँ पे, डिजीज़ बिल्कुल ज़िबाखानों में। और अगेन इनके अंदर भी वही मैनेजमेंट है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। नाउ मशीनरीज आ गई हैं जो बेसिकली फॉडर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अगेन अगर आप बहुत लार्ज स्केल फार्मर नहीं भी हैं, आप स्मॉल स्केल फार्मर हैं, तो भी आप जो है वो कट्टे और बछड़े आराम से पाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे जी हमारे पास कुछ नया है आपके लिए, और ये है मुर्गियाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री राइट नाउ इज पोल्ट्री इंडस्ट्री। अच्छा, यस, लाइफ स्टॉक में बिल्कुल। okay. और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि माशाल्लाह वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स एज वेल। अच्छा, मुर्गी पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अंडे एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुर्गियों के अंदर वो जो जी शेवर की मुर्गी है तो फलानी है, तो फलानी है, तो ये ऑर्गेनिक है, तो ये देसी है, तो नहीं देसी के अंदर भी बहुत सारी किस्में आ गई। तो वो ये जरा बताएं कि अंदर की अब आपने हमें खबर सुनानी है कि जी ये जो चारा तो नहीं होता, मुर्गियों का क्या होता है? फीड पैलेट्स होते हैं बेसिकली, बिल्कुल। तो वो मतलब वो बहुत ही वो इनऑर्गेनिक है और उस मुर्गे को गोश्त खाने ना खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो Is this true? वेल इसके बारे में हमसे बहुत सारे लोग सवाल ये भी करते हैं कि जो फीड दी जा रही है उसके अंदर हार्मोन्स इंड्यूस किए जा रहे हैं, इस वजह से मुर्गी 30 दिन में या 33 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। बट टू बी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट लाइक दैट। असल में होता यह है कि बहुत सारे ममालिक ने, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, कि उन्होंने जेनेटिक इनकॉर्पोरेशन की है, उसको जेनेटिकली मैलफॉर्म किया है, उसको इन्हांस किया है कि उसके अंदर मीट प्रोडक्शन इतनी रैपिड होगी कि 30 डेज में अपना बॉडी वेट, लाइव बॉडी वेट अचीव कर लेगा, जिसे आप 1.5 से 2 किलो की मुर्गी कहते हैं। ठीक है। तो इट इज़ दैट। अगर लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिसपरसेप्शन भी है कि शायद उसके अंदर हार्मोन्स ऐड किए जा रहे हैं जो वो खा रहे हैं और वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज अ फॉल्स परसेप्शन। ठीक है। और बाकी क्योंकि रेबेका ने तो बहुत अरसे से मुर्गी खानी छोड़ दी है कि ये पता नहीं हेल्दी होती है कि नहीं होती। मैं वैसे भी बिल्कुल किसी के ना व्हाइट मीट, रेड मीट मुझे पसंद ही नहीं है। मैं दालें, मैं प्रोटीन ले लेती हूँ, पता अदरवाइज ये तो पर्सनल सिलेक्शन हो सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं। लेकिन वो जो तासीक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, थोड़ा डर के भी। चिकन हो तो सिर्फ मसाले के साथ रोटी खा रही होती है। नहीं दैट्स रॉन्ग रेबेका, खाना चाहिए, खाना चाहिए। थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू करें। हाँ, अब करूंगी। हाँ, यू शुड। अच्छा, ये बताएं कि वो जो एक वक्त था कि जी वो रानी खेत आ गई, फलानी बीमारी आ गई, पूरा की पूरी मुर्गियों का आपका फार्म जो है
उस चीज़ों पे आप कंट्रोल हो गया या अभी भी ऐसा होता है? बहुत हद तक। अच्छा तौसीफ भाई, इसमें एक बात है कि जो हमारी फार्मिंग है पोल्ट्री, दे आर इन 3 ग्रेड्स। एक होता है जो बिल्कुल ही कन्वेंशनल फार्म है, यानी कि आपने दीवारें खड़ी कर दी, आपने जालियाँ लगा दी साइड पे और अंदर मुर्गियाँ छोड़ दी हैं, सुबह दोपहर शाम खाना डाल दिया और 30 दिन 35 दिन के बाद जब वो तैयार हुआ तो आपने उठा के बेच दिया। अच्छा। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। अब उसमें चूहे भी अंदर आ सकते हैं, उसमें हीट का फैक्टर भी है, ठंड है उसका फैक्टर भी है, तो ओबियसली वो मीट प्रोडक्शन उतनी अचीव नहीं होगी उस रेट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जैसे रानी खेत है, अब कोई साथ ही करीब में दूसरा फार्म है और वहाँ पे आउटब्रेक हो गया, वहाँ से कोई मिलने आपके पास आ गया है और यू नेवर नो, तो आपके पूरा फ्लॉक इफेक्ट हो जाएगा। तो यस, इसके अंदर फिर ये होता है कि वैक्सीनेशन की जाए, टाइम पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अब इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं वो है कन्वेंशनल फार्म्स, कम्प्लीटली कंट्रोल फार्म। वो ऐसा होता है कि जी चूजा आया है फार्म पे और जब वो पूरा तैयार हुआ तो फार्म से बाहर निकलेगा और उसमें इनफैक्ट इतनी ज्यादा यानी इसको सैर सपाटे की इजाजत नहीं है, कोई सैर सपाटे की इजाजत नहीं होती है, अपना एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर वो रहते हैं। कोई कजन की शादी हो रही है, मैं उधर जा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, छुट्टी का कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं, हर वक्त ड्यूटी पे रहना है और इसमें डॉक्टर को भी हर वक्त ड्यूटी पे रहना होता है। मजे की बात, तस्वीर देखें आप इस वक्त, दिस इज द लेयर फार्म, ओके। और ये हमारा ये इसे हम कहते हैं टायर सिस्टम, केजेस के अंदर, मतलब जब साफ सुथरी मुर्गी रहेगी, उसने जो फीसिस किए हैं बीछे हैं वो नीचे चली जाएंगी ट्रेस के अंदर, तो मुर्गी गंदी नहीं होगी। उसने अंडा किया है तो वो भी साइड पे ट्रेस पे ट्रोल होके आ जाता है, अंडे भी गंदे नहीं होते, आपको बिल्कुल साफ सुथरे अंडे मिलते हैं, यानी कि किसी भी किस्म की माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन होती ही नहीं है। तो अब तो मतलब इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो लेयर फार्म्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं मौजूद, जहाँ पे अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। मुर्गियों के बाद क्या है, कुछ और है या अभी बकरियाँ जिसे कहते हैं कि गरीब की गाय, गरीब की गाय, ठीक है। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कैपिटल जिनके पास नहीं है और वो फार्मिंग में भी जाना चाहते हैं, दे वांट टू अर्न फ्रॉम देयर, और वो छोटे स्मॉल स्पेसेस हैं, बिल्कुल बड़े स्केल पे भी हो सकता है, लेकिन जिनके पास इलाका छोटा है, ग्रेजिंग लैंड मौजूद है, तो दिस इज़ बेस्ट फॉर दैम, ये बेहतरीन है उनके लिए। क्योंकि बकरी है उसको थोड़ी जगह चाहिए होती है, खाना कम चाहिए होता है, अगर आपके पास ग्रेजिंग लैंड आप सुबह शाम उसको चढ़ने के लिए भेज दें और आप उसको एक दफ़ा कंसंट्रेट फीड दे दें तो डेट इज़ मोर देन एनफ। मुझे लगता है सबसे आसान भी है ना इस बकरी के संभालना, और बीमारियां भी कम, मेरा ख्याल है बीमारियां भी पहले से कम है, पहले से कम। अच्छा जी, अब हमारे पास जरा टाइम सेगमेंट में डॉक्टर माहीन कम है, इसलिए हम जरा क्विक चलेंगे। ये भेड़ आ गई, फार्मिंग अगेन जी, शीप फार्मिंग, इसका भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिवाज पाकिस्तान में हो चला है। फिश फार्मिंग, फ़िश का बहुत ज़्यादा स्कोप है, राइट, बिकॉज सी फूड पसंद किया जाने लगा है पाकिस्तान में भी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट। सो फ़िश फार्मिंग अगेन स्मॉल स्केल फार्मर्स भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ऐसे बिजनेस है जो आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं। अब तो स्पेशल टैंक सिस्टम जनरेट हो चुके हैं जिसके अंदर आप फ़िश को रख के जनरेट कर सकते हैं और आप वहाँ से उसको सेल करें एंड यू कैन अर्न द मनी। अच्छा, तो छत में से तो सेम ना आ जाए वो पानी नहीं, टैंक्स होते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स होते हैं, उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर टेम्पोलिन शीट्स इंसर्ट की जाती हैं, उनका ऑक्सीजन पैरामीटर्स मेंटेन किए जाते हैं। जब हम बात करेंगे फिश फार्मिंग पे तो हम इनके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे बिकॉज इट हैज़ वेरी ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान। अच्छा, इसमें भी होता है कि बीमारी आ गई तो पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए एक टैंक है, उसमें सबने अपना एनवायरनमेंट शेयर करना है, हाइजीन अगेन दोबारा नहीं हुई है और वहीं पे बैक्टीरियाज ग्रो हो गए हैं जो आपने खुराक डाली है उसकी वजह से, तो सबका सब फ्लॉक ज़ाया हो जाता है। अच्छा, जैसा एक वक्त था कि स्वात कोई जा रहा हो या स्वात आप जाएं तो स्वात की ट्राउट जो है वो बड़ी मशहूर, लेकिन अब स्वात की ट्राउट मैंने सुना है कि दूसरे इलाकों में भी उसकी फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल फार्मिंग हो सकती है। इसमें असल में जो वाटर पीएच है, जो वाटर की ऑक्सीजनेशन होती है, डीऑक्सीजनेशन होती है, मैटर करती है। उसको अगर आप वो एनवायरनमेंट कहीं पे भी इस्लामाबाद में भी ला के अगर वो प्रोवाइड कर देंगे तो ट्राउट तो रेयर कर लेगी। अगर आपको वो डाइट देनी है और आपको वो एनवायरनमेंट देना है तो वो तो ग्रो कर जाएगा। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि सफाई का बहुत ख्याल रखना। अक्सर बेशतर हम देखते हैं ना, जानवर तो पाल लिए जाते हैं फार्मिंग के हवाले से, लेकिन उस तरह से उनकी जो है नशोनुमा नहीं देखी जाती और अलाइशी उनकी, मतलब जो भी इर्द गिर्द हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक वो एक बीमारी की बिल्कुल। हम इसमें एक बात भी करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर के डिस्पोजल कैसे होना चाहिए। एनिमल अगर मर गया है तो उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से करें ताकि वो इन्फेक्शन मत फैले। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है जी? रैबिट्स जी, तो तस्वीर इतनी अच्छी लग रही है। हाँ, सो दिस इज द बेसिकली बैकयार्ड रैबिट, फ्री रेंज है। इसमें भी जैसे हम केजेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं, केजेस में भी रेयरिंग होती है, फार्म लैंड पे भी रेयरिंग हो सकती है, तो यू हैव अ मेजर अपॉर्चुनिटी कि आप उसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मेरे ख्याल ये आखिरी स्लाइड थी कंट्रोल रूम, या शायद एक स्लाइड और है अभी है? अच्छा जी, दिखाइएगा। इट्स क्वेल फार्मिंग।
कोयल फार्मिंग पहले बहुत हद तक होती रही है पाकिस्तान में, बट देन देयर वाज अ लैप्स, बट नाउ इट इज़ रीऑरिजिनेटिंग अगेन। और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, विद इन 6 वीक्स कोयल प्रिपेयर हो जाता है और 8 वीक्स पे वो दोबारा अंडे भी देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर किसी के पास स्मॉल स्पेस है, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा होता है, तो यू कैन रेयर कोयल फार्मिंग एज वेल, कर सकते हैं। और आखिरी जो है जनाब वो है ऑस्ट्रिच फार्मिंग, है ना जी? सो ऑस्ट्रिच फार्मिंग जी बिल्कुल, इसके लिए तो यकीनन आपको एक बड़ा फार्म, बिल्कुल बड़ा फार्म चाहिए होता है, इसके लिए आपको बड़ा एरिया चाहिए है। बट अगेन रेयर करना ऑस्ट्रिच को बहुत आसान है। अच्छा। आसान है, यस। इसके अंदर फीड है, आपने वो प्रोवाइड कर दिया, आपने फ्री रेंज प्रोवाइड कर दिया है, आपने सिर्फ मिनिमल हार्श कंडीशंस, क्योंकि हार्डी बर्ड है, दे लिव इन अफ्रीका, अफ्रीकन बर्ड है, तो दे आर यूज्ड टू हार्डी कंडीशंस। सख्त मौसम इनको इफेक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा, बहुत आराम से पेबल्स खाते हैं ये अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। आप इनको लूसर्न जो घास होता है वो दे सकते हैं, पैलेट फूड दे सकते हैं, तो यू हैव सच अ वेरिएशन इन दैट। और ऑस्ट्रिच फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, ऑस्ट्रिच के कहते हैं कोई एक चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, फ्रॉम नेल टू बीक, फेदर, स्किन, मीट, एग, सब बिकता है, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है। सो वी नो कि हमने बहुत दफ़ा शूज़ देखे हैं, लेदर बैग्स, इनकी इसके बैग्स आते हैं स्पेशली, विच आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इसके जो फेदर होता है वो बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, इसका फेदर बहुत सारे फॉर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। अगेन नेल्स और बीक्स जो दे आर ऑल्सो यूज इन सर्टन मेडिकेशंस, या बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो इनसे बनते हैं। इंटरेस्टिंग, यस। और इसके स्पेशल इसके अंदर एक ऑयल होता है स्किन के अंदर, विच इज़ ऑल्सो अगेन यूज इन न्यूट्रिशन बेसिस, तो इसकी कोई भी चीज़ आया नहीं होती। इससे तो डॉक्टर साहब हम एक दिन पहले भी मुझे याद नहीं, रेबेका या सबीन में से कोई मेरे साथ, और हम गप लगा रहे थे कि ये ठीक है मेडिसिन में अगर उसकी चोंच की हड्डी जो है वो किसी मेडिसिन में यूज़ हो रही है तो रब का करिश्मा है, देखे ना किस कदर हसीन बात है ये। लेकिन ये जो ख़वातीन के या मर्दों के जूते बन रहे हैं या लेडीज़ के बैग्स बन रहे हैं, इसके जरा हम थोड़ा सा खिलाफ हैं कि जानवरों को मार के उनको मतलब आई डोंट नो आपकी इस पे टेक क्या है? मेरी भी टेक यही है। आई बिलीव कि अगर आप एक एनिमल को फॉर अ मीट पर्पस रेयर कर रहे हैं तो जब वो ज़िबा हो रहा है तो उसके बाद आप उसकी स्किन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप उसको सिर्फ स्किन पर्पस के लिए रेयर करें, दिस इज अनफेयर। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, स्लाइड्स तो सारी पूरी हो गई, लेकिन हम अपने साथियों को रेबेका ज़रूर बताना चाहेंगे कि आज हमने फार्मिंग के हवाले से एक ओवरव्यू दिया। आपके जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे रैबिट फार्मिंग के हवाले से या मुर्गियों की फार्मिंग के हवाले से, तो आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक करके अनफोल्ड किया करेंगे। एग्जैक्टली, तो हर सेगमेंट पे हो सकता है आने वाले वीक्स में हम सिर्फ मुर्गियों की फार्मिंग के हवाले से आपको टिप्स भी दें, बीमारियों के हवाले से डॉक्टर साहब बताएं, उनके इलाज के हवाले से बताएं। बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है गाय भैंसों के हवाले से बात हो, बकरियों पे, तो हर एक पे अलग अलग एपिसोड हम प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से इस बिजनेस के अंदर हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या अपने शौक से देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर माहीन का सेगमेंट आने वाले वीक्स में आपने राइजिंग पाकिस्तान में मिस नहीं करना। ऐसा ही है ना जी? ऐसा ही इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर माहीन, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स जिस तरह अभी तौसीक भी बात करती है, ओवरव्यू आपने जो दिया है वो बहुत ज़रूरी था, और ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में हम सेगमेंट में जो है हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।